अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीन आशिक। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक बड़े अच्छे से हमारे सोशल वर्कर हैं जो कि यूथ के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, इस पर हम आज के प्रोग्राम में जनाब डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे। और साथ में हमारे बड़े अच्छे सिंगर भी हैं। 2013 में अपने करियर का आगाज किया और माशाल्लाह से अपना एक मुनफरिद नाम बनाया, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। इसके साथ साथ जहां पर हम बात करते हैं कि एक ही पर्सनैलिटी में बहुत सारे गुण है, बहुत सारा टैलेंट है, तो जनाब पढ़ाते भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। ये तमाम चीजें कैसे मैनेज करते हैं, सिंगिंग का आगाज क्यों किया, कब किया और क्या शौक था, इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल के साथ बात करेंगे। नाम है जनाब पर्सनैलिटी का शाबान मुश्ताक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच तमीना, और देखने वालों को भी वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। थैंक यू सो मच। आपने टाइम दिया है शाबान, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपकी सिंगिंग, आपकी माशाल्लाह से पढ़ाना, आपका प्रोफेशन, एजुकेशनिस्ट भी हैं आप और साथ में बड़े अच्छे सोशल वर्कर भी हैं। बड़ी अच्छी बात है, छोटी सी उम्र में मुख्तलिफ किस्म के जो काम है वो आप कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि 1 बाय 1 इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम में लगाते हैं एक अच्छा सा तड़का। गाना सुनाइए। ओके, गाना पहले एक गाना स्टार्ट में। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। सोचा क्या कभी है तूने कि मैं तेरा कौन हूँ, कभी तूने ये सोचा कि तू मेरी कौन है। मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी न थी कमी। खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे, ऐसा करना बेकार है, जिया नहीं जाए रे तेरे लिए गाए रे, तुमसे ही हमको प्यार है। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त जनाब। अच्छा ये बताइए मुझे शाबान, मजीद भी गाने आपके हम ड्यूरिंग प्रोग्राम सुनते रहेंगे। सिंगिंग का शौक कब से है? सिंगिंग का शौक तो ऐसे नहीं था। जब मुझे शुरू में क्रिकेट का बड़ा शौक था और आई लव टू बी अ क्रिकेटर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इतना हेल्दी और इस तरह से नहीं था कि मैं धूप और वो सख्तियां बर्दाश्त करता। सो आई जस्ट वांट, तो उसके साथ साथ मुझे म्यूजिक का शौक हुआ। 2008 के अंदर हमारे यहाँ पाकिस्तान में पॉप बैंड्स का बहुत ज्यादा राइज हुआ, जिसमें आतिफ, जल, रोजन, इन सारों ने, तो उनसे इंस्पायरेशन हुई कि मुझे लगा मुझे गिटार सीखना चाहिए। शौक आया गिटार सीखने का। तो 2009 में मतलब समर ब्रेक था, ओ लेवल्स में मैंने गिटार बाय किया और गिटार सीखना शुरू किया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मेरा गिटार और म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि आई यूज्ड टू गिव 6 to 8 hours टू द म्यूजिक। मैंने तो पूरा डेडिकेट ही कर दिया ना, सारा कुछ समझे। फिर करते करते बहुत अच्छे मतलब गिटारिस्ट बन गए। फिर टू द नेक्स्ट लेवल आई डिसाइडेड कि मुझे इलेक्ट्रिक गिटार सीखना चाहिए। मैंने इलेक्ट्रिक गिटार सीखना, तो यहाँ से जब इंटरेस्ट बना, कुछ और दोस्त बन गए। सो आई थॉट। अच्छा, सीखने में कितना टाइम लगा, मुश्किल लगा स्टार्ट में? स्टार्ट में वाकई बहुत मुश्किल लगा। मतलब इतना मुश्किल होता है गिटार शुरू में सीखना कि जो आपके फिंगर्स है ना आगे से ये बिल्कुल ब्लीडिंग और इनमें पेन होती है, और एक टाइम आता है आप कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल काम है, इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा। और वो एक आपका मोटिवेशनल फैक्टर होता है, अगर आप उसमें मोटिवेट रहे ना तो फिर आप गिटार सीख जाते हैं। तो आपके भी हुआ था ये? मेरे बिल्कुल हुआ था। मैं तो कभी इस पे टेप लगाता होता था, कभी फिर इस पे एल्फी डाल लेता था क्योंकि वो हार्ड हो जाता था, तो ग्लू से मैं कहता था चलो पेन ना फील हो ना, इस तरह से, क्योंकि आई वाज सो मच प्रॉन ऑफ लर्निंग गिटार, मुझे क्रेज था गिटार सीखने का। फिर मतलब आफ्टर 3 to 4 months की सारी चीजें सेटल हो गई। फिर आई यूज्ड टू कीप ऑन गोइंग। फिर मैंने म्यूजिक लिस्टिंग चेंज की, अपनी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स कलेक्शन ढूंढना जिसमें गिटार बहुत अच्छा प्ले हो, फिर उनको कॉपी करना। तो इस तरह से मतलब करते करते मुझे बहुत अच्छा फिर गिटार आ गया। देन इन 2018, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 साल लगाया? 1 साल
कह सकते हैं सीखने में, मतलब बड़ा कम टाइम है फिर भी हाँ। और मुझे इंटरेस्ट भी इतना डेवलप था कि मैं हर वक्त अपने लैपटॉप पे, अपने सेल फोन पे म्यूजिक रिलेटेड चीजें भी पढ़ता रहता था कि अच्छा ये क्या होता है, स्केल्स क्या होते हैं, और मतलब मुझे बहुत ज्यादा शौक था म्यूजिक सीखने का ना। तो दैट्स व्हाई मुझे एक साल में बहुत ज्यादा जल्दी मैंने फिर उसको कॉम्प्रिहेंड भी कर लिया। फिर 2013 ड्यूरिंग माई ए लेवल्स टाइम एक अंडरग्राउंड बैंड फॉर्म किया, अग्रेस द बैंड के नाम से। और मुझे तो बहुत वो टाइम बहुत अच्छा था क्योंकि उस वक्त लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में बल्कि ना बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते थे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और हम लोग तकरीबन हर सैटरडे पे, हर फ्राइडे नाइट पे किसी कैफे में परफॉर्म कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में परफॉर्म कर रहे हैं, किसी कॉलेजेस में जाके परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ तो वो भी थोड़ा सा हो गया। फिर हम यूनिवर्सिटीज में गए तो हम दोस्तों की डायरेक्शंस जो हैं वो डाइवर्ज हो गया, तो बैंड फिर नहीं चल सका फिर उसके बाद इस तरह से। तो फिर आई थॉट कि मैंने इतना म्यूजिक सीखा है, मुझे तो सीखना भी चाह रहा था और इसको एज ए गिटारिस्ट शायद परस्यू करता। सो देन आई थॉट व्हाई नॉट गो फॉर द सिंगिंग। तो 2014 ऑनवर्ड्स फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान की टीचर हैं उनसे म्यूजिक बकायदा सिंगिंग वोकल सीखना शुरू कर दिया। अच्छा। तो ही वाज वेरी नॉन, वो कहते थे तुम्हें तो इतना चीजें पता है, तो फिर मैंने कहा मुझे वोकल्स नहीं आते, मुझे म्यूजिक आता है। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया मेरे वोकल्स में, बहुत ट्रेंड किया मुझे वोकल्स के लिहाज से। सो दैट देन इन 2016 मैंने अपना पहला सोलो गाना वीडियो के साथ रिलीज किया था जिसका टाइटल था हाथों में हाथ हो। हाथों में हाथ हो, ओके। और दैट वाज द फर्स्ट ट्रैक। मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया उसके ऊपर, मुझे फौरन पसंद किया गया। हमारे साथ दोस्त मुल्क है जो इंडिया, वहां पे बहुत सारे दोस्तों ने इसको पसंद किया। जब उन तक ये पहुंचा सभी ने पसंद किया। तो दैट वाज, फिर आई वाज लाइक अब मैंने सोचा कि नहीं मैं म्यूजिक अच्छा कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए शामान, जिस तरह से आपने बताया कि आपने आगाज किया और एक साल लगाया इसको सीखने में, इसके साथ साथ एज ए सोशल वर्कर माशाल्लाह से आप ओ लेवल ए लेवल्स को पढ़ाते भी हैं, ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं? काफी मुश्किल होता है मॉर्निंग में। बड़ी मजे की पहले तो बात ये कि आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर इवन। मैं तो शुरू से म्यूजिक इंडस्ट्रीज और सोशल वर्क, और मैं हमेशा से एक चीज में यहाँ पे तहमीना आपको क्लियर करूँ, वट एवर आई एम डूइंग इन म्यूजिक इट्स जस्ट अ टूल। ये एक बड़े विजन का जो मेरा ख्वाब है ना उसका एक रास्ता है। मुझे कभी भी म्यूजिक शायद उस तरह से नहीं चाहिए, अपने लिए फेम नहीं चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट कि मुझे फेम आए तो मैं इस मुल्क में जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग क्लास है या वो सप्रेस तबका है जो इस मुल्क की पार्लियामेंट्स में नहीं जा सकता, अपने लिए कुछ आवाज नहीं उठा सकता, सो आई शुड बी देयर वॉइस। और डेफिनेटली बात है कि अगर वो मुझे जानते नहीं होंगे कि मैं कौन हूं, मैं किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हूं, तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे भी नहीं, मेरी बात को भी उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। तो इसीलिए मैंने फिर म्यूजिक को एज अ प्रोफेशन भी अडॉप्ट किया कि इट इज अ टूल दैट आई कैन यूज कि लोगों तक अपना मैसेज भी दूं, लोगों में पेनिट्रेट भी कर सकूं, एंड व्हेन आई बिकम सक्सेसफुल इनफ तो मैं उन तमाम सप्रेस्ड लोगों की आवाज बन सकूं। बिल्कुल ठीक है। तो ये बेसिकली तो आप समझें ये ब्रॉडर विजन है सारे म्यूजिक करने के पीछे कि मुझे जाती तौर पे फेम का कतई कोई शौक नहीं है और ना है। और दूसरी चीज आपने कहा कि वो ज्यादा मजे की है, जो आपने पूछा कि हाउ आई बिकम एन आर्टिस्ट। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, ए लेवल्स खत्म हुआ तो मेरे पास एक अच्छा स्मार्टफोन होता था, मुझे ऐसे गिफ्ट मिला फादर से। मैंने ट्राइपॉड लिया, कुछ दोस्त इकट्ठे किए, हमने एक बहुत अच्छा अफसाना निकाला मंटो साहब का, उसकी स्क्रिप्ट रेडी किया। अच्छा। और आई थॉट हम शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। वो एक सोशल, आपको पता है मंटो साहब शुरू से एक इंटेलेक्चुअल हैं और मेरा भी थोड़ा सा शौक उस तरह का था। हमने वो शो, अब मैं बड़े आराम से ना कमरे से बाहर निकला तैयार होके, मैंने हाथ में ट्राइपॉड था, मेरे सेलफोन और वो सब। मैं उतरा तो अब्बा जान सामने बैठे हुए थे, मुझे कहते हैं कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी मैं तो उस तरह से शॉर्ट फिल्म बनाने जा रहा हूँ। मैं कहते ना जरा अंदर आओ। मैं उनके पास बैठा, कहते ये लेवल्स खत्म हो गया, यूनिवर्सिटी का क्या करना है? तो मैंने कहा मैं ना NCA से या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से ना फिल्म मेकिंग पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो इतना मजे का जवाब था उनका, कहते हैं अच्छा सैयद नूर बनेगा तो फिल्मा बनाएगा। तो मैंने कहा मुझे शौक है ये सब करने का। उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता है, यू मस्ट फाइंड सम प्रोफेशनल डिग्री। तो कोई प्रोफेशनल डिग्री देखो मेरा बेटा। मैं चला गया, फिर कुछ अरसा गुजरा तो आई वॉज इन सर्च ऑफ सम गुड डिग्रीज। फिर अनफॉर्चुनेटली मैंने दिल पे पत्थर रखा और समझाया कि शबान साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ। अब्बा जान खुद इंजीनियर हैं, वालदा भी अच्छी खासी ग्रेजुएट हैं, तो पढ़ना तो पड़ेगा, भागना नहीं, भाग सकते नहीं है, डेफिनेटली बात है वो। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग ऑप्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आई ग्रेजुएटेड इन 2017 एज अ सिविल इंजीनियर। और फिर इवनिंग में उन्होंने मुझे कभी मतलब डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने अपना म्यूजिक भी किया, स्टूडियोज भी किए। फिर उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर ली, अब एक्स्ट्रा टाइम में करते रहो। और आज भी इसी तरह से ही मैनेज होता है। मॉर्निंग में मेरा बिजी रूटीन होता है विद इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन, और इवनिंग में फिर मेरा सारा स्टूडियोज के लिहाज से अपनी जो भी मेरी एक्टिविटीज इस तरह की म्यूजिक रिलेटेड हैं
और वो सब हम करते रहते हैं। क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं म्यूजिक से रिलेटेड? म्यूजिक से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल बिल्कुल मेरे फैंस मेरे सब फेसबुक पे शो डाला हुआ है, मेरा एल्बम बन रहा है जी। अच्छा। और एल्बम इतना इंटरेस्टिंग है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी है, उसमें लव सॉन्ग्स हैं, उसके अंदर मैशअप्स बनाए हैं म्यूजिक के खुद से, उसके अंदर हम लोगों ने हिप हॉप ट्रैक्स किए हैं, रैप किया है और एक एंटायर पैकेज बनाया है। और मजे की बात उसमें ये है कि उसमें दो हमारे मेन स्ट्रीम, बल्कि एक तो हमारे मुल्क के जो लेजेंड रह चुके हैं अमजद साबरी साहब शहीद, उनका बेटा मुजद्दिद के साथ हमने एक डुएट कर रहे हैं। तो दैट इज वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग फॉर माय फैंस टू नो। अभी हमने रिसेंटली वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसी तरह एक और दो रिनाउंड सिंगर्स हैं, वो ज्यादा बड़े सिंगर्स हैं, उनके मैं आई वोंट डिस्क्लोज दैट, उनके साथ भी एल्बम में कोलैबोरेशन मौजूद है। एंड इंशाल्लाह द नेक्स्ट कमिंग ईयर पूरा एल्बम आई विल बी रिलीजिंग ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, आपको इजीली अवेलेबल होगा और मार्केट से भी मिलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल से भी मिलेगा, फेसबुक, स्पॉटिफाई, एवरी प्लेस यू विल फाइंड आउट दैट। म्यूजिक की जब हम बात करते हैं सीखने के हवाले से, यकीनन इंसान तालिब इल्म होता है और सीखता रहता है, सारी जिंदगी इंसान सीखता है। म्यूजिक को सीखने के लिए आप क्या समझते हैं न्यू कमर्स को सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? पहली चीज है म्यूजिक को सीखने की जब हम बात करते हैं या सिंगिंग की हम बात करते हैं, अब जैसे हम में से बहुत से लोग तो सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम सिंगर होते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम बड़े अच्छे सिंगर हैं। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, गाता हर इंसान है, ये दुनिया का फैक्ट है। कोई इंसान ये डिनाई कर जाए कि मैंने कभी गाना नहीं गाया, ऐसा नहीं है। मतलब दैट वुड आई कैन चैलेंज यू दोस ऑल लिसनिंग मी आउट देयर, वो कहें हमने कभी ना गुनगुनाया है या हमने गाना नहीं, वो आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी के सामने नहीं गाए, लेकिन आप अकेले में होंगे, आप कुछ ना कुछ गुनगुनाएंगे या गाएंगे, अच्छे मूड में या बुरे मूड में, यू यूज्ड टू डू दिस। अच्छा, फिर ये होता है कि पॉलिश करने की बात होती है, फिर जिसको इंटरेस्ट होता है वो फिर बाकायदा तौर पे एनरोल करता है अपने आप को, और फिर वो म्यूजिक के टर्म्स में अपने आप को जो है वो पॉलिश करेगा, जो भी उसका नेचुरल स्केल होगा वो स्केल को पॉलिश करेगा। फिर वो अपने गले की वोकल कॉर्ड्स की कैपेसिटी देखेगा कि मैं कितना ज्यादा ऊपर और नीचे की तरफ सुर लगा सकता हूँ, वो फिर अपने आप को उस डोमेन में पॉलिश करेगा। आफ्टर गेटिंग पॉलिश टू दैट वो जो है म्यूजिक में काफी ज्यादा चीजें सीख जाएगा। सो म्यूजिक नीड डेडिकेशन एंड पेशेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पेशेंस के बगैर तो नहीं आता। तो प्रैक्टिस है, पेशेंस है, ये चीज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि वो राग और एक प्रैक्टिस होती है सिंगर्स की, मुझे इतनी डिटेल से तो नहीं पता कि वर्ड्स कौन से प्रॉपर इसके लिए यूज होते हैं, वो चल रही है आजकल साथ साथ? बिल्कुल वो चलती रहती है। तो मैंने वो सुना है वो छोड़ दो तो फिर आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है। मैं रेगुलरली जो है 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का वोकल प्रैक्टिस अपना रोज हारमोनियम के साथ जरूर करता हूँ। हारमोनियम नहीं तो गिटार के साथ बैठ के मैं कॉर्ड मैचिंग, स्केल मैचिंग, जो मेरा नेचुरल स्केल है उसके ऊपर मैं जरूर कर लेता हूँ, ताकि मेरा गला जो है वो रहे, रवा रहे, वो एक स्मूथनेस में रहे। हाँ, सीजनल इफेक्ट आते रहते हैं, हम लोग भी इंसान हैं, बीमार भी होते हैं और कभी कभी कुछ खाने को भी दिल करता है, ये बड़ा मसला होता है। सारी सी बात है, लेकिन खाना नहीं होता कि गला ना खराब हो जाए। और इसके अलावा आपको अपनी बॉडी मेंटेन भी करना होता है, उस तरह की चीजें, तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बना रहता है। अच्छा, आपने बताया कि बहुत सारे अब आने वाले दिनों में कमिंग ईयर अगले साल में मैशअप्स हैं, लव सॉन्ग्स हैं, ज्यादातर पसंद किस किस्म के गानों पर काम कर रहे होते हैं? एक होता है ना सैड सॉन्ग्स होती हैं, या हम कहते हैं गजलें हो रही हैं, हम कहते हैं लव सॉन्ग्स है, रोमांटिक सॉन्ग्स है, मैशअप्स है, रीमिक्स है, आप ज्यादा किसको पसंद करते हैं? मैं पॉप म्यूजिक को ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ, मैं पॉप म्यूजिक खास वजह मुझे गिटार, ड्रम्स और इस तरह का जो एक एनवायरमेंटल फील है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि गजल के अंदर आपका एक स्लोइटली बड़ा सा लो मोड हो जाता है। बल्कि मजे की बात यह है कि जो मेरा एल्बम है उसके अंदर मैंने खुद से गजल कंपोज करके भी डाली है, वो भी आपको साथ शेयर करूंगा। मोहसिन नकवी की एक गजल थी, शायद सबने सुनी हो, उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। तो इसको मैंने कंपोज करके स्पेशली मतलब कहा कि लाइक गजल भी क्यों ना पार्ट हो हमारे एल्बम का, तो इसको भी मैंने बनाया। हाँ। तो मतलब दैट इज डाइवर्सिटी, आप देखें जो मुझे पसंद है। लेकिन डेफिनेटली आई वुड लव टू सिंग द पॉप म्यूजिक, ये मुझे ज्यादा पसंद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ड्रम भी आता है? नहीं, ड्रम्स मुझे नहीं आते। शौक है या सीखा, कभी ट्राई किया? ट्राई एक दो दफा किया था, मुझे याद है, मैंने ड्रम शीट फाड़ दिया था, फिर कभी हौसला नहीं हुआ दोबारा ड्रम्स पे बैठने का। अच्छा। लेकिन मुझे शौक है, इफ आई वुड डेफिनेटली गेट सम टाइम तो मैं सीखूंगा। और मैंने सुना ये है जितने भी ड्रम प्लेयर्स हैं कि ड्रम्स सीखना गिटार से ज्यादा आसान है, आपको जल्दी आ जाता है। अच्छा। तो मैंने कहा चले इफ आई फाइंड आउट टाइम, तो वो है। कीबोर्ड में प्ले कर लेता हूँ, आई कैन प्ले गिटार, आई कैन प्ले हारमोनियम टू सम एक्सटेंट, आई कैन प्ले यूकेलेली, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं वो प्ले कर सकता हूँ। और इसके अलावा हारमोनिका मैं कुछ बजा लेता हूँ। मतलब दैट्स अ डिफरेंट थिंग्स जो मैं करता रहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, उस्ताद कौन है?
अगर तो गिटार की बात करूं तो वन ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट पर्सन अयाज भाई थे जिनसे गिटार सीखा था। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान के उस्ताद रशीद हैं जिनसे मैंने मतलब सिंगिंग सीखी थी बाकायदा। लेकिन ज्यादा मेरा इंटरेक्शन उस्ताद रशीद से ही रहा है और उनसे ही ज्यादा चीजें मुझे सीखने को मिलते हैं। सो आई एम क्वाइट ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू हिम कि वो इतना सपोर्ट भी करते हैं और इतना सिखाया उन्होंने। अच्छा, ये जो ट्यून होती है ये जो बनाई जाती है, अक्सर औकात हम जब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को सिंगर्स को देख रहे होते हैं या लाइव कॉन्सर्ट्स में जब वो आ जाती है ना, अपनी अपनी ख्वाहिश आ जाती है कि ये वाला जरा सुना दें, ये वाला फरमाइश आ जाती है, तो उसमें आप साथ में गिटार को एडजस्ट कर लेते हैं। इसी तरह से जब हम ड्रम की बात करते हैं, हारमोनियम की बात करते हैं, इन चीजों को आप साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। तो मुश्किल लगता है ये काम या जब इंसान सीख जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसमें कोई इतना इश्यू नहीं होता। ये तो बहुत जब आप सीख जाते हैं ना, हाँ, तो आपको आइडिया हो जाता है आपका स्केल क्या है, उसके कॉर्ड्स क्या है। तो आप सिंपली इवन जो आपके साथ म्यूजिशियन अगर आप खुद भी प्ले नहीं करें तो आप उसको कहते हैं ये वाला स्केल आपने रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप उसे कहेंगे सी मेजर का स्केल है या डी मेजर का स्केल है। सो ही विल कम टू नो कि अब डी मेजर के अंदर कौन कौन से कॉर्ड्स हैं जो इस गाने के अंदर इस्तेमाल होंगे, तो हम उसको अपना मेन स्केल बता देते हैं। और एक मिसकंसेप्शन में आपको एक बात बताऊं, ये बहुत सारे लोग हैं, हर सिंगर हर तरह के गाने नहीं गा सकता। उसका टोन ये नहीं होता कि वो आतिफ भी गा ले, सजाद अली भी गा ले, राहत भी गा ले। नहीं, यू कैन ओनली सिंग द वे ओनली वन वे। आप या तो पॉप बहुत अच्छा कर सकते हो या आप क्लासिकल बहुत अच्छा कर सकते हो। आपका एक नेचुरल टोन है। और हाँ, एक गलती हमारे सिंगर्स जो नौजवान है वो पता है और क्या करते हैं, वो ये भी करते हैं कि जिस स्केल पे फॉर एग्जाम्पल आतिफ असलम ने गाना गाया वो भी उसी स्केल से गाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक गाना जो नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल राहत ने एक गाना सी शार्प माइनर से गाया या डी शार्प माइनर से गाया, वो बहुत ऊपर का स्केल है। अच्छा। आपका वोकल कॉर्ड जो है वो इस तरह से बना ही नहीं है कि आप इतना ऊपर जा सके। हम ये गलती करते हैं कि हम वो गाना वहीं से गाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। हर इंसान की अपनी वोकल रेंज होती है, अपने कॉर्ड्स होते हैं, अपना स्केल होता है, तो आपको हर गाना अपने स्केल में गाना होता है भाई। हाँ, ठीक है। आपका अपना फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे बहुत सारी डाइवर्सिटी है सिंगर्स के अंदर। मुझे वैसे ज़ाती तौर पे जो बहुत ज़्यादा पसंद है, सोनू निगम को बहुत शौक से सुनना चाहता हूँ। इसके अलावा एक सिंगर है, बहुत थोड़ा थोड़ा काम करते हैं लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, रब्बी शेरगिल। उनका एक गाना था तेरे बिन सानू सोने, फिर छल्ला भी उन्होंने किया था एक मूवी के अंदर। तो वो बहुत कम काम करते हैं लेकिन मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान में आतिफ असलम इज डूइंग ग्रेट, राहत नो डाउट इज डूइंग, सजाद अली वन ऑफ माय फेवरेट नंबर्स, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, बहुत अच्छा करते हैं। सो आई लव देम ऑल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब की जो गजल आप कह रहे हैं कि उस पर मैंने काम किया है, वो जरा सुना वो थोड़ी सी, आई होप कि लोग इस गजल को फील भी कर सकें। ये थोड़ा फील करने वाली गजल है। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था, वो चाहता तो मेरे साथ चल भी सकता था। वो तूने जिसे छोड़ने में जल्दी की, तेरे मिजाज के सच में ढल भी सकता था। उदासियों का ये मौसम बदल भी सकता था। ये बताइए, जैसे कि हर इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म की सक्सेस स्टोरीज होती हैं, उसकी कोई एक सक्सेस स्टोरी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। There are so many success stories. Different level पे एक different success story है. For example, I would have never thought that कि मैं एक uprising star बनूंगा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा गाना अमेरिका से रिलीज होगा। तो मैंने 2019 में एक कलाम कवर किया नुसरत फतेह अली खान साहब का, वो ही खुदा है। इंटायरली एक डिफरेंट फील हमने उसका बनाया।
और उस्ताद बाकिर अब्बास, वन ऑफ द लेजेंडरी फ्लूट प्लेयर, जिनको हम बचपन में टीवी पे सुना करते थे, इतने बड़े शोज करते हैं, उनके साथ मेरा पहला तो सक्सेस यही था कि उन्होंने उसके अंदर फ्लूट प्ले किया मेरे लिए, ये बहुत ऑनर की बात थी मेरे लिए। और फिर जो फील उन्होंने बनाई उसके अंदर, आई कैन नॉट इमेजिन दैट। और फिर जब हमने उसको वीडियो किया और जब रिलीजिंग की बारी आई, तो अभी हमने डेमोस ही कुछ जगह पे भेजे, सो द पर्सन फ्रॉम अमेरिका ही कॉन्टेक्ट मी कि सर ये गाना हम अपने चैनल म्यूजिक लेबल से रिलीज करके देते हैं आपको। तो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस, ये ऑनर था मेरे लिए। और इसी तरह मतलब डिफरेंट मौके पे डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज हैं, और अच्छा भी लगता है जब बहुत जानने वाले अक्सर आके मिलते हैं आपसे और थैंक यू कहते हैं कि हम आपको सुनते हैं, आपके गाने सुनते हैं, सो वी रियली लव यू। तो दैट फील्स प्राउड एंड गुड फॉर मी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, शायरी से भी कोई लगाव है? बहुत ज्यादा, सिंगर्स को बहुत ज्यादा लगाव होता है। उसमें डिपेंड करता है, जिन लोगों का वैसे शौक होता है शायरी वाला, बीइंग एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद अच्छा म्यूजिक सुन के लिखना भी चाहते हैं तो रीडिंग इज नेसेसरी। तो मैं बिल्कुल शायरी से मुझे बहुत गहरा लगाव है, शायरी से बहुत गहरा लगाव है। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से सिंगिंग पर तो हमने बात की है, बड़े अच्छे सिंगर हैं आप, आपने सुनाया भी, मजीद भी हम प्रोग्राम में आपसे सुनेंगे। इसके साथ साथ एज एजुकेशनिस्ट, कैसे एजुकेशनिस्ट हैं? गुस्से वाले, डर वाले, या के बड़े फ्रेंडली माहौल में पढ़ाने वाले? अब आई एम वेरी फ्रेंडली। मैं तो बल्कि स्टूडेंट्स तो मेरे साथ इतना इंटरेक्शन होता है उनका कि दे कैन शेयर ईच एंड एवरी बिट ऑफ देयर लाइफ विद मी। और दे आर यूज्ड टू वेट कि कब हमारा फिजिक्स का लेसन हो तो हम जरूर वेट करें। और आई एम वेरी जॉली। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी अपने बच्चे को कुछ ज्यादा डांटा है, या बल्कि मैं अगर ज्यादा डांटू तो मुझे खुद हंसी आ जाती है यार, मैं कहता हूं बैठ जाओ। और मेरा बल्कि 5-7 मिनट से ज्यादा तो मैं कभी अपनी क्लास में भी किसी को ना खड़ा नहीं रख सकता, तो मैं कहता हूँ बैठ जाओ, जाओ कल से काम करके आना, मैं छोड़ देता हूँ। तो आई एम नॉट दैट हार्श सॉर्ट ऑफ टीचर। और अगर कभी किसी ने टेस्ट नहीं याद किया, नंबर्स कम आए हैं, बच्चा बात नहीं मान रहा, देन अब देयर आर सो मेनी टैकल ऑफ वेज। मैं उससे कम्युनिकेशन करता हूँ, अगर फिर भी ना हो तो मैं उसको अपने साथ लंच पे या डिनर पे इनवाइट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ आओ बैठो, कोई बात नहीं, पढ़ते तो हम रहेंगे, पढ़ तो सारे ही जाते हैं, आओ बैठ के बात करते हैं, क्या मसला। तो हम एक उसको बाहर आउटिंग पे चले जाते हैं, उसको आई यूज्ड टू कोऑर्डिनेट। बच्चा डर नहीं रहा होता कि एक तो मैंने याद नहीं किया, ऊपर से मुझे खाने की ऑफर हो रही है? नहीं, उसमें ऐसा नहीं, आपका वो बिहेवियर होता है। मैंने कभी किसी स्टूडेंट को इस बात पे नहीं डांटा कि आपने टेस्ट में परफॉर्म अच्छा नहीं किया, क्योंकि इवेंचुअली आई नो हर इंसान अपने साथ लॉयल होता है, वो अच्छा परफॉर्म करना चाहता है। स्टूडेंट्स के अपने मसाइल होते हैं जिसकी वजह से शायद उनको समटाइम्स अंडरस्टैंड नहीं वो कर पा रहे होते चीजों को, या वो उस माहौल में नहीं होते। तो आप उनके थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, उनको प्रॉब्लम्स को देखें कि कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो जैसे आप उनसे रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, फिर वो आपके साथ अटैच हो जाते हैं, फिर वो आपके सब्जेक्ट को भी इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको भी इंपॉर्टेंस देते हैं, और इवेंचुअली बच्चा ग्रूम करता है। बच्चों के आजकल मसाइल क्या हैं? पढ़ाते हैं आप ओ लेवल्स को, ए लेवल्स को, क्या इश्यूज हैं बच्चों के? सबसे पहले तो हमारा बच्चा जिंदगी में शॉर्टकट चाहता है, उसको लंबे लंबे नोट्स। सबसे पहले बच्चा शॉर्टकट टुवर्ड्स दैट एग्जाम चाहता है, शॉर्टकट वेज चाहता है। वो नहीं चाहता कि मुझे किताब पढ़नी पड़े, वो नहीं चाहता कि मुझे कोई लंबे लेंथी नोट्स करने पड़े, वो चाहता है सर हमें टू द एग्जैक्ट बताएं एंड उसके वही याद करें और हमें बता दें ये इस तरह से इसके क्वेश्चंस हैं एंड दैट्स ऑल। ये पहला प्रॉब्लम है हमारे यहाँ स्टूडेंट में। जो रुझान है बुक रीडिंग का वो बहुत कम हो गया है ही नहीं, मतलब आप काफी हद तक हम कह सकते हैं कि है ही नहीं, रहा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे दूसरा फिर हमारे जो आज के स्टूडेंट्स है ना, मैं बहुत वो टीचर को नॉलेज से ज्यादा उसकी मेरा जाती ऑब्जर्वेशन है कि वो उसके ना फिजिकल चीजों पे बड़ा ऑब्जर्व कर होते हैं कि सर के पास सेल कौन सा है, सर लैपटॉप कौन सा यूज कर रहे हैं। दैट इंस्पायर्स दैट मोर। अगर आप एक बड़े वर्थी है ना, आपकी स्टेटस सिंबल वाइज आप बहुत स्ट्रांग है, तो देन ही यूज्ड टू कंसीडर यू एट वंस। जिस रूलिंग क्लास को मैं पढ़ाता हूँ उसकी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है, बिल्कुल मैं करता हूँ, तो उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा अब चूंकि सर जो है ना वाकई कोई टीचर है जो इतना कुछ इनके पास मौजूद है एंड ही इज, तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, इसको देखना चाहिए। अच्छा, एक तो हो गया शॉर्टकट वेज और दूसरा ये स्टेटस कॉन्शियस। इसके अलावा बच्चे आजकल राउडी भी हो चुके हुए हैं, शायद उनके पेरेंट्स की तरफ से ऐसा है। और मैं बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो बच्चे उनको डॉज कर जाते हैं, और जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कहते हैं हमें तो मिस कम्युनिकेट किया गया है, बच्चे नंबर्स ब्लॉक कर देते हैं टीचर्स का, स्कूल्स के। इसे क्या कहेंगे, किस किस्म का बिहेवियर कहेंगे? अब इसको क्या कह सकते हैं, मतलब और पेरेंट्स जो जिनके कंसर्न है दे आर वेरी कंसर्न, लेकिन जो एक एवरेज या जो बिलो एवरेज स्टूडेंट होता है वो ऐसे ही करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा जो वेल ऑफ फैमिलीज होती हैं, जो ज्यादा जबरदस्त या स्टेटस वाइज अच्छी जबरदस्त फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे जो हैं वो जरा बिगड़े होते हैं? सभी की बात नहीं है, लेकिन होता है ऐसा मोस्टली। अगर आप देखें टू सम एक्सटेंट आप ये कह सकती हैं कि वो जो हमारे लैंडलॉर्ड्स के बच्चे हैं, रूलिंग एलीट्स के बच्चे हैं, जो आते भी उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जिनमें मेरा ज्यादा
टाइम गुजरता है तो वाकई वो बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा राउडी और इस तरह से, तो उनको टैकल करना काफी मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। एलीट क्लास की जो फैमिलीज होती हैं उनके बच्चों में होता है कि उनको समझाना, बताना या एग्री करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज वो इस फेज में नहीं होते कि हमने पढ़ना है, वो इसी फेज में होते हैं कि वी हैव द सक्सेसफुल कैरियर्स अहेड, हम ये नहीं करेंगे तो हमारी फैक्ट्रीज चल रही हैं, हम उसको देख लेंगे, ये सब कुछ, तो दैट इज डजंट इवन इम्पोर्टेंट फॉर देम इवन। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स का रुझान कैसा है? यकीनन आप लोगों के पीटीएम्स होती हैं, मिलते हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स का कैसा रुझान होता है? बच्चों के साथ लॉयल या कि जो बच्चे ने कह दिया बस ठीक है? नहीं, उसमें ना बहुत सारे तो पेरेंट्स ऐसे होते हैं, यकीन माने मैं तो जब उनसे मिलता हूँ तो उनको पता ही नहीं होता उनका बच्चा क्या कर रहा है। मैं एक दो ऐसे आपको बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट ही था, तो आई वाज टीचिंग हिम, वो 2 भाई मुझसे पढ़ते थे। तो बड़े वाला तो बहुत राउडी था और वो लाडला भी ज्यादा था शायद से। छोटा वाला उनका जो था, ही वाज क्वाइट अच्छा कॉपरेट करता था, उसको शौक था पढ़ने का। तो हम इसी दफा ना, वो मतलब जो छोटा भाई था उनका, तो ही जस्ट टॉप्ड इन अ क्लास, वो पढ़ा, उसने अच्छा किया। तो हम उनके एक फैमिली डिनर पे बैठे हुए, तो हियर फादर वाज सिटिंग अलोंग विद, तो वो अपने बच्चों का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये इस ग्रेड में है, ये इसने अभी ना टॉप किया। तो उन्होंने कहा अच्छा माशाल्लाह, तो अब ये कौन सी क्लास में हो गया? तो कहते हैं ये मुझे नहीं पता, इनके साथ सर बैठे हैं, इनसे पूछने अभी कौन सी क्लास में गया है। तो इस तरह के अभी इस तरह है। फिर बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनके पास अपना टाइम ही नहीं होता, ये पता है कि टॉप किया है, ये नहीं पता है कि क्लास में चला गया, मतलब बस वो बच्चे ने बताया कि फादर आया जस्ट गॉट सेकंड थर्ड पोजीशन इन द क्लास और द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, सो ही जस्ट वेंट। उन्होंने कभी नहीं देखा मेरे बच्चे की कॉपीज पे क्या काम हो रहा है, मेरे बच्चे को क्या है। बट बेटे ने कह दिया बुक चाहिए, ड्राइवर ने जाके ला दिया, ड्राइवर के साथ चले गए हैं। ये बहुत बड़ा है। बहुत सारों के पेरेंट्स अब्रॉड होते हैं, वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहता है, उनके बच्चे ज्यादा स्पॉइल्ड होते हैं, वो उनसे कम्युनिकेट ही नहीं हो पाता। तो ऐसे चीजें बहुत सारी होती हैं। अच्छा, माओं का क्या रुझान है? अक्सर औकात मैंने ये देखा है कि फादर जो हैं, अगर वो अपने बिजनेस में बिजी हैं या अपनी जॉब में या उनके बाहर की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, तो जो मदर होती है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइजिंग भी होती है, कुछ फैमिली कॉन्शियस और कुछ इसके बाद बच्चे के हवाले से भी। बिल्कुल, मदर्स काफी ज्यादा थोड़ा सा चेंज होता है। मैं इस पे एग्री करूंगा आपके साथ। मदर्स जितनी भी हमारे पास आती हैं वो कहती हैं कि नो डाउट हम बड़े कंसर्न रहते हैं, लेकिन चूंकि मदर्स भी इतना ज्यादा वो नहीं कीप एन आई रख सकती, तो वो क्या करते हैं, बच्चे मदर के मोबाइल फोन पे नंबर्स ब्लॉक कर देते हैं या इस तरह की चीजें कि कम्युनिकेशन गैप पता ना चले। तो वो पीटीएम्स वगैरह पे उनसे मीटिंग होती है, कहती है अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था, और आई यूज्ड टू हैव ऑन माय बिजी रूटीन, लेकिन मैं फिर भी ऑफ एंड ऑन कभी देख लेती हूँ, महीने बाद 2 महीने बाद, तो मुझे कुछ आइडिया आता है। तो ये मसाइल तो हैं हमारे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जहां पर हम अब से कुछ साल पहले की बात करें तो बड़े लिमिटेड से सोर्सेज और लिमिटेड सी हमारी जो फील्ड्स हैं वो थी, लेकिन अब की हम बात करें तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, और फिल्म मेकिंग पे, मीडिया पर, इसी तरह से हम और इस किस्म की सिंगिंग पर बहुत सी फील्ड्स आ गई जिसपे बच्चे काम कर रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं। बच्चे ज्यादातर किस तरफ जाना चाह रहे हैं? रुझान क्या है? चेंज हुआ है रुझान? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास फ्रॉम द लास्ट 10 years की डेकेड से अब सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर, डॉक्टर्स या इस चीज से लोगों का ट्रेंड हटा है, और पीपल आर इमर्जिंग इन कंप्यूटर साइंसेज फील्ड, और इसके अलावा अब हर म्यूजिक डिजाइनिंग की तरफ आ रहा है। इसके अलावा आपके जो कोर्सेज आ रहे हैं इंटरेक्टिव किस्म के, म्यूजिक से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो बच्चे उसमें जा रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। एक इमर्जिंग डिग्री हमारे पास अभी बायोटेक में आ रही है, और एक अभी रिसेंटली मैं चेक कर रहा था आपकी आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, दैट इज वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन पाकिस्तान। इसके ऊपर मैंने काफी देखा, तो बच्चे इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। रोबोटिक्स किस्म के कुछ इवेंट्स पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गए हैं, जिसमें बच्चे अपनी थॉट से कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, फिर उसका वो एक बनाते हैं, मेरे दिन से उसका नाम निकल गया, उसका स्केच या उसको कह लेंगे रोबोटो टाइप, उसका रोबो टाइप उसका बनाते हैं, और फिर उसको प्रेजेंट भी करते हैं। तो इस तरह के मतलब फ्यूचरिस्टिक थॉट बच्चे ला रहे हैं, ये बच्चों के लिए बहुत आईटी में बड़ा काम हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी आ रही हैं, और हमारे जितनी भी नई जनरेशन आ रही है इसके अंदर दे आर टेकिंग इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए जनाब, जहां पर हम बात करते हैं सोशल सर्कल की या सोशल एक्टिविस्ट की, सोशल वर्कर की, कितना काम किया अब तक? वैसे तो फिंगर टिप्स पे नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए काम किया। अभी कोरोना के डेज के अंदर मतलब मैंने पर्सनली मोर देन 30-40 फैमिलीज को अपनी जेब से और मिलजुल के फाउंडेशन, मेहरबान फाउंडेशन और डिफरेंट फाउंडेशन से राशन जो है बैग्स मैंने प्रोवाइड किए। खुद मैं अपनी गाड़ी में राशन बैग्स रख के, मुझे पता लगता था कि दिस पर्सन इज नीडी, ये डेली बेसिस पे है, मैं उसके लिए जाता रहा। 2015 आई गेस या 16 में स्टूडेंट यूनियंस के लिए मेजरली काम किया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल यूथ एंड वर्कर्स मूवमेंट, जिसके अंदर पहली दफा जब बैन अपलिफ्ट हुआ था स्टूडेंट्स
यूनियंस के अगेंस्ट के यूनिवर्सिटी में आप बना सकते हैं। सो आई वाज वन ऑफ देम जिसने मोबिलाइज किया स्टूडेंट्स को, और फिर उसका कोड ऑफ कंडक्ट भी बताया कि हमारी जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, जो आप लोग आज देखते हैं कि स्टूडेंट्स अपने फी के इशू के ऊपर निकले, तो फिर मैंने उन बाकायदा तौर पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके बताया कि आप लोगों का सियासी कोई मिलिटेंट विंग नहीं है, आप लोगों के मसाइल हैं, आपकी फी का इशू आता है, आपके सेमेस्टर्स में कोई इशू आता है, आपकी टीचिंग फैकल्टी से कोई इशू आता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज आते हैं, आपके कैंपस में कोई लैक ऑफ फैसिलिटीज है, ये आपका मसला है जिस पे आपने बात करनी है। इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें की। इसके अलावा बहुत सारे वर्किंग क्लास के लोगों को जा के मैंने मोबिलाइज करके बताया कि आपके राइट्स क्या हैं, फैक्ट्रीज के अंदर आप इस तरह से एक्सप्लॉइट होते हैं, अपने आप को बचाएं। और वो मुझसे कंसल्ट करते थे कि देखें आप हमारे साथ ये होता है, हमारे ओवर आवर्स या ओवर वेजेस नहीं बनती हैं, वो नहीं मिलती, हम उसमें कैसे। तो उनके लिए मैंने एक पैनल ऑफ लॉयर्स के साथ उनको इंटरेक्ट कराया कि बताएं क्या चीजें हैं। There are so many things that I've been doing with the name of मिलके एट ए टाइम जिस पर काम हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ अगर हम ये बात करें कि जो यूथ है, नौजवान नस्ल जो है, वो काम नहीं करना चाहती, ये गलत बात है। काम करना किस तरह से ये कम लोगों को पता है। एज ए सोशल वर्कर, बड़े अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि हर शख्स अपने तौर पर, इनफरादी तौर पर काम कर सकता है? मैं इस बात, सभी का सोशल सर्कल होता है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। अगर आपका लिमिटेड भी है तो आप उसमें रहकर भी काम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आपने किस तरह से काम करना है। बताइए। देखिए, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है तहमीना, मैं आपसे 110% एग्री करूंगा कि हर इंसान अपने सोशल सर्कल में रहते हुए काम कर सकता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार हम तो टीचर हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो किसी सरकारी स्कूल के टीचर। मैं उनसे कहता हूँ नो डाउट, आप किसी एक बच्चे को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देना तो यही आपके लिए काफी है। बहुत ठीक है। मैं जो है बहुत सारे बच्चे वर्कशॉप्स पे काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं यार हम तो ये वर्कशॉप पे आते हैं, काम करते हैं, तो हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं कहते हैं कि दो काम आप करें, एक इनकी खुराक का ख्याल रखो, ये आपकी जिम्मेदारी। दूसरा, जो काम इनको सिखाओ ना, फिर पूरी तरह सिखाओ, कि ऐसे डंडी ना मारो कि मेरी ये कहीं और वर्कशॉप डालेगा तो मैंने कहा नहीं, जो काम सिखाना है फिर पूरा सिखाओ। तो हर इंसान अपने लिमिटेड सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकता है। इवन मैंने ब्लड डोनेट के लिए बड़ा काम किया है, एंड व्हेनेवर आई गॉट द कॉल फॉर ब्लड, पाकिस्तान में कहीं भी, लाहौर में मैं कहीं भी हूँ, दिन को रात को मैं वॉलंटियर कर देता हूँ। ठीक है, अब यूनिवर्सिटीज में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहता हूँ अच्छा आप कुछ नहीं कर सकते, चलो आप ब्लड तो डोनेट कर सकते हैं। सो आई हैव फॉर्म्ड डिफरेंट सोसाइटीज, उनको मर्ज किया। ठीक है, यूनिवर्सिटी के टाइम से ग्रुप्स वगैरह बनाए, इस हवाले से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के ग्रुप्स बनाए, और डिफरेंट हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे किया। जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एक ब्लड बैंक चल रहा था, तो हमने उनका एक कंपाइल किया कि चलें जहां पे भी आता है। इसके ऊपर मैंने काफी ज्यादा इन 2016-17 में काम किया, और खुद ट्रांसपोर्ट भी करते रहे हम डोनर्स को। बहुत सारे हॉस्टलाइट स्टूडेंट्स थे, वो कहते थे हमारा कन्विंस नहीं, माय सेड ऑलराइट काम, तो वहां आप हर जगह कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, जहां पर हम सोशल वर्क की बात करते हैं, जैसे कि कोरोना के डेज थे, लॉकडाउन के डेज थे, अब स्कूल्स ओपन हो गई, यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद केसेस जो हैं वो दोबारा से बढ़ने लगे हैं, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। जैसे कि हम कहते हैं कि फेज 2 है, दूसरी लहर है। खुदा न खास्ता हम बाकी ममालिक की जब बात करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा इस किस्म के मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह ताला की खसूसी रहमत है, खसूसी तौर पर पता नहीं बड़ों की दुआएं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, कौन सी नेकी, कौन सा काम अल्लाह को हमारा पसंद आ गया कि हमारी जान जल्दी से छूट गई। लेकिन इसके बावजूद प्रॉब्लम अभी बाकी है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? सबसे पहले तो ये देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले तो परसेप्शन ही लोगों का ये था कि कोरोना है ही कुछ नहीं, ये तो एक प्लान, पहले तो मानते नहीं थे वो। तो फिर जब करीबी बात पहुंची, पता लगा अच्छा फलां की फैमिली में हो गया, तो फिर हमने अडॉप्टेबिलिटी तो एक तो पहले वहां पर आई। उसके बाद फिर हमारे परसेप्शंस बड़े अजीब से रहे, लॉकडाउन के लिहाज से भी, चलें वो सब खत्म हो गया। अब हम देखें, पहली चीज है मार्केट्स के अंदर जो है हमने SOPs का ख्याल करना छोड़ दिया है। यू विल नॉट फाइंड के आप कोई मास्क में जा रहे हो, वंस आपको कोई 100 में से एक बंदा नजर आएगा जिसने मास्क लगाया होगा, बच्चे भी उसी तरह से जा रहे हैं। हाँ, जहाँ पे मास्क मैंडेटरी कर दिया, जैसे बैंकिंग सेक्टर में है, यूनिवर्सिटीज में या स्कूल कॉलेजेस में, तो वहाँ मजबूरी के तौर पे हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमें रोक दिया जाता है, हमें रोक दिया जाता है, वरना हमने तो पहली चीज तो मैं अपनी तमाम नेशन से कहूंगा कि हमें अल्लाह ताला ने अगर फेज 1 से बचाया है, तो इसका जो फेज 2 है वो आप किसी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हर 100 साल के बाद ऐसा एक वायरस आता रहता है। अभी रिसेंटली 1984 में स्पेनिश वायरस खत्म हुआ है। इट वाज वन ऑफ द डेंजरस वायरस, तो चला इसी तरह से। तो
हमें ये चाहिए कि हमें जितने भी SOPs हैं मास्क हम मैंडेटरी अपने साथ यूज करें, और जहां तक पॉसिबल है सोशल डिस्टेंसिंग भी उसका ख्याल रखें, और देखें अगर आपकी जरा सी भी तबीयत खराब हो रही है तो अपने आप को भी बचाएं और दूसरे को भी बचाएं। इस पे ना रहे कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होता। तो ठीक है, हम हर्ड इम्यूनिटी हमने अडॉप्ट की है, लोगों को आजाद किया, उसकी वजह यह है कि इसकी वैक्सीन नहीं थी, आपकी अपनी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, तो वो हर्ड इम्यूनिटी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन स्टिल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय नेशन कि प्लीज फॉलो द SOPs, मास्क को जरूर पहने, बाहर निकलते हुए छोटी छोटी एहतियात है लाजमी करते रहे। ठीक है। अच्छा, इम्यून सिस्टम की जहां पर हम बात करते हैं, ये वो चीजें हैं, नो डाउट इसकी वैक्सीन नहीं आई, अब तक नहीं आई, इसकी मेडिसिन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने अपने इम्यून सिस्टम को प्रॉपर रखना है तो ही आप इससे बच सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप इफेक्टेड हो भी गए हैं तो भी आप क्या समझते हैं कि इम्यून सिस्टम को बेहतर कैसे रखा जा सकता है, और आपने खुद अपनी केयर कैसे की इन डेज में? अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तान का अलमिया ये है, जो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर 70% ऑफ द पॉपुलेशन मेरे मुल्क की न्यूट्रिशियस डाइट नहीं ले सकती, आप प्रोटीन नहीं खा सकते हैं। आज की बात करता हूँ, अंडों की प्राइसेस देख लें कहाँ पे चली गई हैं। हाँ। 162 या 167 रुपीज पर डजन हो गए हैं, चिकन है, मीट है, तो ये सब चीजें अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इसके बावजूद जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि एक तो हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट लें। ठीक है। नाश्ते के अंदर आप अंडा इस्तेमाल किया करें, प्रोटीन की प्रपोर्शन बढ़ाएं, फ्रूट्स की प्रपोर्शंस बढ़ाएं, सेकेंडली 8 आवर्स का स्लीप सर्कल पूरा करें, और कम से कम लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। अगर कर भी रहे हैं तो आप थोड़ा सोशल डिस्टेंस रख लें, ठीक है। और मैंने भी अपने आप को, जब बिल्कुल पीक पे था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉर द 14 days आई क्वारंटाइन्ड माई सेल्फ इन माई रूम। मैं तो बिल्कुल बाहर नहीं जाता था, और अगर हम बाहर जाते भी थे तो मैं उसको, हमने गेट पे सैनिटाइज करके फिर अंदर आना है, और हम वंस इन अ डे ही बाहर जाते थे। अगर कुछ लेकर आना है तो एक दफा ले आए, एक ही दफा करके आना है, उसके बाद करके आना है। तो उन दिनों में तो मैंने ये प्रिकॉशंस, अब हमें जाना पड़ता है बाहर तो हम सैनिटाइज भी करते हैं, और SOPs जो भी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क यूज है, और इसके अलावा जो एक आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए प्रोटीन्स है, मैं बहुत ज्यादा लेता हूँ, और वैसे भी मैं ज्यादा प्रोटीन का शौकीन हूँ। तो मैं प्रोटीन ज्यादा ही यूज करता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप पढ़ाते भी हैं शाबान मुश्ताक, इसके साथ साथ स्कूल्स की हम जब बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन हो गए हैं, लेकिन दोबारा से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, मे भी इस पर नजरसानी की जाए फैसले पर। आप क्या समझते हैं कि बच्चे जो घरों से आते हैं, स्कूल में 7 घंटे 8 घंटे का टाइम गुजारते हैं, बाकी टाइम पेरेंट्स के साथ होते हैं, यकीनन टीचर्स की जिम्मेदारी आयद होती है इस पर, SOPs पर, और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग पर और तमाम मामलात पर। पेरेंट्स की डबल जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को घर से प्रॉपर तरीके से भेजें, सैनिटाइज करके, मास्क लगा के, लेकिन नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बहुत से स्कूल्स जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। इसके ऊपर देखिए, जो तो हमारे रूलिंग एलीट्स के स्कूल्स थे या अपर मिडिल क्लास के स्कूल्स थे, उन्होंने टू सम एक्सटेंड SOPs फॉलो कर लिए। दे वर इन सच पोजीशन कि वो एक सैनिटाइजर अफोर्ड कर सकें, ठीक है, वो गेट पे बच्चे को, हर बच्चे को सैनिटाइज कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का। लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो लोअर मिडिल क्लास के स्कूलों में जाती है, वहां पे ये सब फैसिलिटीज देना काफी मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स भी जो उनको वहां भेजते हैं, डेफिनेटली इफ आई टॉक अबाउट, तो इतनी सी बॉटल सैनिटाइजर की 100 या 150 रुपीज की आती है। सो हाउ मेनी पेरेंट्स कैन अफोर्ड दिस थिंग? एक तो ये भी एक इशू है जिसको मैं देख रहा हूँ। फिर सेकेंडली, पूरा दिन बच्चे के लिए अपनी चेयर पे बाउंड होकर बैठे रहना, इट्स रियली अ फटीग फॉर हिम ऑल्सो, क्योंकि बच्चे यहाँ इंटरेक्ट भी करेंगे और आपस में दोस्तों से मिलना भी है। कितनी देर वो बैठेंगे? हाँ, कितनी देर मास्क रहेगा वो तो ऑब्वियसली नीचे भी हो जाता है। तो ये डेफिनेटली बात है कि ये एक हैजर्ड सी सिचुएशन इस वक्त चल रही है, हाँ, जिसके अंदर है, और इसी वजह से केसेस भी आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल में, चले हमने 6 घंटे अपने पास रखे या 5 घंटे वो रहे, जब वो बाहर जाते हैं, कहीं और इंटरेक्शन करते हैं, तो ये वायरस तो ट्रांसमिट इसी तरह होता है ना, फ्रॉम वन टू दूसरे को, तो वी आर एट रिस्क इवन दो। आप क्या समझते हैं कि अब ये जो सिचुएशन मौजूदा चल रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरफ को जा रही है सूरत हाल? खासतौर तौर पे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स आर वेरी मच प्रॉन, मैं तो समझता हूँ कि उनके लिए वो काफी ज्यादा है, और स्टूडेंट्स को, जो मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, उनको तो खुद चाहिए कि वो अपना ख्याल रखें, इस चीज का लुक आफ्टर करें, और बड़े बच्चे तो रख भी सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए फिलहाल उन्होंने ट्वाइस अ वीक स्कूल किया है, तो वो फिलहाल चल रहा है, और शिफ्ट्स में जिस तरह से बनाए गए हैं, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी इसके ऊपर बढ़ गई है। तो अल्टीमेटली लॉकडाउन तो मैं उसके नहीं हक में हूँ, स्मार्ट लॉकडाउन अगर हम कर रहे हैं तो वो इट्स एक्सेप्टेबल, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी काफी ज्यादा लॉस इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन हो
चुका है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे वीक थे वो चीजें भूल भी चुके, फिर कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया, वो उनसे सुबह उठा ही नहीं जाता, ये भी मसाइल है। तो आई डो नॉट वांट ए कंप्लीट खराब हो गई है। So I do not want a complete lockdown, but I want कि एक अच्छा SOPs को फॉलो हर स्कूल इंश्योर करे, और जहां तक हम इसको रोक सकते हैं हमें रोक के चलना। बच्चों का कैसा रुझान पाया लॉकडाउन के बाद? स्कूल्स ओपन होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे? मिक्स थे, जो तो हैप्पी और नॉट। फ्यू ऑफ देम शुरू में तो एक्साइटेड थे सारे के सारे ही, लेकिन जब उनको समझ आई कि अब सुबह 6 बजे 7 बजे नहीं उठा जा सकता, तो फिर उन्होंने कहा ये तो बड़ा मुसीबत हो गई है, दोबारा लॉकडाउन हो जाए और ऑनलाइन क्लासेस ही ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आप कितनी देर ऑनलाइन क्लासेस पे रह सकते हैं, वो फेस टू फेस ट्रेनिंग का एक अपना इम्पैक्ट होता है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा उसको विजिलेंटली देख रहा है, तो उसका एक अपना इम्पैक्ट है। सो द गुड स्टूडेंट्स एंड द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर दे वांट कि स्कूल जो है। आपको नहीं लगता एज अ सोशल वर्कर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि स्कूल लाइफ से मुराद है प्राइमरी तक तो बच्चे को वैसे ही पता नहीं होता ना अच्छे बुरे का, 5th क्लास तक तो बच्चा बहुत छोटा होता है। 5th क्लास के बाद बच्चे के अंदर नाउ एंड हाउ इस बात की डालनी चाहिए कि सोशल वर्क क्या है और कैसे करना है। जब इन 3-4 साल 5 सालों में मैट्रिक तक बच्चा इसको सीखेगा तो लेकर आगे चलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के साथ साथ फिर बच्चा सीख जाता है और ग्रूम होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्कूल्स के अंदर हमारे जो मिडिल स्कूल होता है फ्रॉम 5 to grade 8 एंड ऑल दैट, इसके अंदर ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए, क्योंकि यही एक्टिविटीज प्रमोट करती हैं जज्बा। आपके घरों में अगर ऐसी एक्टिविटीज नहीं है तो बच्चों को जरूर करना चाहिए, टीचर्स को एम्फसाइज करना चाहिए। और डेफिनेटली बात है, जो मुझमें भी ये सोशल वर्क करने का जो जज्बा आया, डेफिनेटली हमारे स्कूल के अंदर आई स्टिल रिमेंबर एनुअल हम जाते होते थे, जो नोमैटिक लाइफस्टाइल हमारे लाहौर में आप देखें बहुत सारे लोग नोमैटिक लाइफस्टाइल वो झुग्गियां लगा के बैठे होते हैं, सो वो हमें लेके जाते थे इन ग्रेड 6 एंड 7 जिनको हम राशन बैग्स दे रहे होते थे या छोटी छोटी पेंसिल्स दे रहे होते थे, तो वहां से ये चीज ग्रूम हुई। फिर अच्छा, वहां से स्टार्ट हुआ, ज़हन में आया कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मैं भी करूंगा, हमें भी करना चाहिए। कौन सी क्लास में थे? ग्रेड 6 एंड 7 के अंदर, ठीक है। तो हमारे स्कूल के अंदर बकायदा एनुअल इस तरह की प्रैक्टिस होती थी। फिर हमें स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स के अंदर ट्रिप विजिट कराया जाता था कि ये देखें दीज आर हैंडीकैप्स, वी आर ब्लेस्ड इन सच वे, तो आप लोगों को इन सबका ख्याल रखना है, हमारी सोसाइटी में इनको साथ लेके चलना है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत सारे स्कूल्स अभी ये इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, बहुत सारा इसके ऊपर बच्चों के अंदर काम करने का जज्बा यूथ में कोई शक नहीं है कि मौजूद है। दे वांट टू सर्व इन ईच एंड एवरी वे, तो माशाल्लाह वी आर ब्लेस्ड नेशन इन दिस टर्म। यूथ के लिए सोशल वर्क कौन सा किया लेटेस्ट यूथ के लिए? अभी ये हमारे जो मैट्रिकुलेशन और एफएससी के स्टूडेंट्स के साथ जो मसाइल चल रहे हैं, आपको पता होगा इनके रिजल्ट्स का उनका थोड़ा सा इशू चल रहा है, मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इनको हाईलाइट किया, तो आई एम करंटली वर्किंग ऑन विद देम ऑन दिस स्टूडेंट इशूज। ये जो इनके रिजल्ट्स हैं यूनिवर्सिटीज के लिहाज से, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि आपका स्पेशल एग्जाम होगा जिसकी वजह से उनके 2 साल जाया हो रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं पंजाब के अंदर, मुझे पता लगा है 3 लाख बच्चे हैं, तकरीबन 12-13 हजार या 15 हजार की तादाद तो लाहौर के स्टूडेंट्स की है। सो आई एम मोबिलाइजिंग देम, आई एम वर्किंग करंटली विद देम ऑन दिस इशू। हमने 2 दफा इसका प्रोटेस्ट लाहौर प्रेस क्लब के सामने भी कराया है, और उसके अंदर एक्टिवली आई वाज पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक है। अपना सबसे खूबसूरत और सबसे फेवरेट सॉन्ग सुनाइए। सबसे खूबसूरत और सबसे फेवरेट सॉन्ग जो खुद को पसंद हो। अच्छा, भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही, वो यादें तुम्हारी, वो बातें तुम्हारी जो हमको सताती रही। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही। वो कैसी सुबह थी, खुशियों का था सफर, सब यार संग थे, कोई थी ना फिक्र। दुख आया सुख खोया, गम बन गया हम सफर। भुला दो वो बातें पुरानी जो दिल को जलाती रही।
वाह, जबरदस्त जबरदस्त जनाब। अच्छा जनाब, फ्यूचर की क्या पॉलिसी है, क्या प्लानिंग है सिंगिंग के हवाले से? सबसे पहले तो आई एम क्वाइट मच ईगरली वेटिंग कि मेरा एल्बम जल्दी से जल्दी मार्केट में आए, हम उस पे काम, ऑडियोज तो ऑलमोस्ट वी हैव डन, और इस टाइम उसकी भी वीडियोस पे काम हो रहा है, स्टोरी बोर्डिंग पे काम हो रहा है कि किस तरह से किस गाने को स्टोरी बोर्ड करके वीडियोराइज करना है और उसकी प्रमोशन के ऊपर। सो आई एम क्वाइट ईगरली टू शो माई वर्क नाउ कि हम उसको एक बड़ी स्क्रीन पे अब जो है जल्दी से दिखा दें। मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा, उसके अंदर इतने सारे मजे के गाने हैं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि इसके साथ साथ जहां पर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह से आप पढ़ाते हैं, बड़ी जबरदस्त बात है, इस पर आगे क्या करने जा रहे हैं, कुछ सोचा है स्पेशल करने के लिए? हाँ, इसके अंदर स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है इसके रिलेटेड मैंने काफी हद तक काम कर भी लिया है, मैंने अपने नोट्स वगैरह जो खुद से कंपाइल किए। सो आई एम वर्किंग इन दैट कि मैं कोई अपना बुकलेट उस सब्जेक्ट के लिहाज से जो हमारे स्टूडेंट की करंट डिमांड है अब कि हमें बिल्कुल प्रिसाइज्ड फॉर्म में मिले। सो आई एम प्लानिंग इन दैट कि मैं सून जो है अपने नोट्स को प्रॉपरली कंपाइल करके एक दफा उनको रिवाइज करके तो उसको प्रॉपरली पब्लिश करूँ, कंप्लीट बुकलेट बनाया जाए। ठीक है, ठीक है, ये जो है स्पेशल मेरा प्रोजेक्ट आप समझ लें एजुकेशन के लिहाज से है। और इन नियर बाय फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू हैव सम प्रोजेक्ट जिसमें एजुकेशन फॉर ऑल मैं करना चाहता हूँ, एक ऐसा स्कूल या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मैं बनाना चाहूंगा इन माय फ्यूचर जहाँ पे इस मुल्क के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो जब वहां से वो पढ़कर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं तो वो भी मेरी तरह से अंग्रेजी बोल सके, मेरी तरह से बैठ कर बात कर सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी को समझा सके। सो दैट इज वन ऑफ माई बिगेस्ट एम इन लाइफ। वेरी गुड इनिशिएटिव। आप ये चाह रहे हैं कि इस पर काम किया जाए? इस पर काम किया जाए। इस पर आपने अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करने की, कभी गपशप करने की, इस हवाले से कोई पेपर वर्क करने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं, जो मेरा बहुत क्लोज सर्कल है, वो खुद बहुत ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, उनमें से लॉयर्स हैं, ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो करते भी हैं अपने एंड तक जितना हम मिल के कर सकते हैं। सो डेफिनेटली दे आल्सो वांट टू मेक सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव। बल्कि उन लोगों ने तो एक प्रोजेक्ट काम भी किया था जिसमें क्लीन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने की थी इन द थर एंड ऑल द रूरल एरियाज। तो बैक इन ईयर 2017-18 में वो उस तरह का काम भी उन्होंने स्टार्ट किया। सो दे आर इन सर्कल विद मी, जो करना चाह रहे हैं। तो बाकी भी और जो मुझे देख रहे हैं इस तरह की एजुकेशनल एक्टिविटी के अंदर जो है वो हिस्सा लेना चाहते हैं, सो आई वुड लव टू देम कि मेरे फेसबुक फैन पेज है शाबान मुश्ताक म्यूजिक रैकेट्स, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे मुझे डीएम कर लें, मुझसे इस चीज पे डिस्कस कर सकते हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं या हम ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम इसको ग्रूम करना चाहते हैं, इसको एक बड़े एक्सटेंड करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली माई सर्विसेज फॉर देम आर अवेलेबल। मैं ऑन एयर इस बात को उनके साथ कम्युनिकेट करके कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ सोशल वर्क के तौर पर जैसे कि काम आपका जारी है, आजकल फिर से केसेस जैसे कि मैंने बताया कि इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इस पर क्या काम किया है या क्या करने जा रहे हैं? इसके लिहाज से तो अभी मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई काम नहीं किया। ये दोबारा से जो केसेस हैं, अलबत्ता फेज 2 जो आ रहा है, अलबत्ता जितने लोग मेरे साथ इन कांटेक्ट रहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं या मेरे जानने वाले हैं, उनको मैं जरूर ये कहता हूँ कि एसओपीज का इस वक्त हमें बहुत ख्याल रखना है। और मैं खुद भी मास्क वगैरह पहनने वाला कहते हैं, अब मास्क नहीं उतारे, मैंने कहा नहीं, सेकंड फेज इज क्वाइट द डिफिकल्ट टाइम, और अब हार्मफुल, अब जब आएगा ना तो ये बहुत ज्यादा ये एक डिस्ट्रक्शन करेगा। तो मैं लेकिन कोई ऐसे प्लान पॉलिसी मैंने अभी इसके ऊपर नहीं की कि मैं कोई ऐसे आपसे कहूँ। पेरेंट्स की तरफ से ज्यादा क्या पसंद किया जाता है, सिंगिंग, एजुकेशन या सोशल वर्क? They appreciate all of the things. If you talk about the parents of my students, I think so आप उनकी बात करें? नहीं, मैं आपके पेरेंट्स की बात। अच्छा, मेरे पेरेंट्स की बात करें तो फादर सिंगिंग करी पसंद होगी, मुझे समझ आ गई। नहीं ऐसी भी बात नहीं है। दे टेक प्राइड ऑफ दैट, लेकिन दे टेक मोर प्राइड एज बीइंग अ सोशल वर्कर एंड व्हेन आई एम इंटेलेक्चुअली डिस्कसिंग विद समवन, तो मेरे फादर इस चीज का बड़ा प्राइड लेते हैं एंड आई बिलीव उनको लेना भी चाहिए। उन्होंने इतना एफर्ट किया है मेरे ऊपर, तो डेफिनेटली जब हम किसी कम्युनिटी सर्कल में बैठ के आई एम टॉकिंग इन एन इंटेलेक्चुअल वे, तो ही फील्स वेरी प्राइड एंड टेक्स प्राउड बीइंग प्राउड ऑफ मी। मुख्तलिफ सिंगर से जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने जब सिंगिंग का आगाज किया और सीखा, या आपने बताया घर वालों को हाँ भाई मुझे सीखना है और मैं चाह रहा हूँ कि इसको अपना प्रोफेशन बनाया जाए, तो घर वालों की तरफ से ज्यादातर यही कहा जाता है कि अच्छा अब तूने गाने गाने हैं और अब पढ़ना नहीं है और एजुकेशन जो है वो बड़ी लिमिटेड रह गई है, तुम इस तरफ आ गए हो। तो स्टार्टिंग में इस किस्म के मामला का आपने भी सामना किया? ऐसा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है, मदर समटाइम्स कहती थी यू हैव डन इंजीनियरिंग, तुम्हें कुछ इस तरह की चीज करनी चाहिए। ठीक है, फादर ऑलवेज वेरी पोलाइट हैं, बड़े हम्बल्स हैं, वो कहते हैं बच्चे को फ्री विल होना चाहिए। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टू गिव यू द क्वालिटी एजुकेशन, दैट व्हाट आई हैव डन। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको एक प्रोफेशनल डिग्री अर्न करके देनी है, सो आई हैव डन दैट, नाउ इट्स ऑल अप टू यू। मदर का हमेशा से थोड़ा सा कंसर्न रहता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज ऑल्सो सपोर्टिव। और मेरी सबसे ज्यादा जो मेरे घर में मेरी एक ही बहन है,
तो शी इज वेरी सपोर्टिव टू मी इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ। मैं कोई भी नया गाना बनाऊं, मैं कुछ भी म्यूजिक वीडियो बनाऊं, तो मैं अपनी बहन से जरूर शेयर करता हूँ। तो वो मुझे सबसे ज्यादा पूरे घर में या पूरे मेरे म्यूजिक इंटायर सर्कल में वही सपोर्ट करती हैं। वो बहुत अच्छी लिसनर भी हैं, वो बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी हैं, तो वो बहुत आइडियाज मुझे देती हैं। तो मैं जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मजा आया शाबान मुश्ताक आज के प्रोग्राम में। मजे मजे की बातें आपने बताई हैं, बहुत अच्छा लगा है। और यकीनन मैं ये चाहती हूँ कि प्रोग्राम चूंकि क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, एंडिंग की तरफ जा रहा है, तो हाथ में हाथ वाला जो आपका गाना है वो जरा सुनाइए। हाथों में हाथ हो, तू मेरे साथ हो, कल का अब क्या पता, कहीं पर हो ना हो, जानम ओ सुन लो जानम। जबरदस्त 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 जी, थैंक यू सो मच शाबान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जितने लोग सुन रहे हैं, आई वुड लाइक टू से प्लीज डू सब्सक्राइब माय फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, इट्स शाबान मुश्ताक म्यूजिक रिकॉर्ड्स, एंड डू गिव योर फीडबैक ओवर देयर। एंड फॉर द सोशल वर्क, इफ एनी वांट्स, कोई ग्रूम करना है, कुछ है, तो डेफिनेटली यू कैन डीएम मी ओवर देयर एंड आई विल बी अवेलेबल ऑल द टाइम। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।